चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। देखिए, जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट है वो सिर्फ वार और एरिया एक्सटेंशन से नहीं हुआ। उसके लिए जो कल्चर था उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटरी एक्सपेंशन, यानी वार, युद्ध और खाली क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ, कल्चर ने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आइडिया ऑफ नेशन, इसको बनाने में कल्चर ने बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दिया। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनल फीलिंग। इन सभी चीज़ों ने भी राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया। अगर हम रोमानीवाद को देखें तो ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था, यानी एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें एक स्पेशल तरह का यानी खास तरह का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप कर दिया। इसमें जो है रोमानी कलाकार और कवियों ने तर्क और वितर्क किया। उन्होंने साइंस के महिमा मंडल की आलोचना की, यानी साइंस के गुणगानों का विरोध किया। उन्होंने साइंस का विरोध किया। उन्होंने उसकी जगह अंतर्दृष्टि या रहस्यवादी या पुरानी परंपराओं पे जोर दिया। उनका एफर्ट था, उनका प्रयास था एक ऐसा चीज़ डेवलप किया जाए जिससे कल्चर को ही जो है हम राष्ट्र का आधार बनाएं। अगर हम बात करें जर्मन फिलोसोफर योहान की, तो उन्होंने दावा किया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो आम लोगों में निहित थी, यानी दास वोल्क में निहित थी। और जो राष्ट्र है, वोल्कजिस्ट है, उसकी जो सच्ची चीज़ें हैं वो लोकगीत यानी लोकल सॉन्ग्स जो जिन्हें हम फोक सॉन्ग्स कहते हैं, उनसे प्रकट होती है। इन लोगों को एकत्र करने की आवश्यकता थी और राष्ट्र के निर्माण में इन लोगों का योगदान देना जरूरी था। स्थानीय, अब देखिए यहाँ पे एम्फेसाइज ऑन वर्कनल लैंग्वेज, यानी स्थानीय भाषा पे इन लोगों ने जोर डाला। इन सब चीज़ों का उद्देश्य सिर्फ ये था कि प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाया जाए और आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाया जाए। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। ये ज़्यादातर, देखिए पोलैंड से हम इसका ले सकते हैं एग्जाम्पल। 18वीं सदी तक यानी 18th सेंचुरी तक रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये जो बड़ी शक्तियां थी, इन्होंने पोलैंड को डिवाइड कर दिया। पोलैंड अब जो है इंडिपेंडेंट नहीं था। लेकिन अगर हम म्यूज़िक और लैंग्वेज की बात करें तो इनके जरिए पोलैंड में नेशनलिज्म की जो भावना है उसको जो है जीवित रखा गया था, यानी उसको रखा गया था। अगर राष्ट्रीय ओपेरा देखा जाए, ओपेरा और संगीत, इनके गुणगान से भी पोलैंड को सपोर्ट मिला, है ना। पोलेनस, मंजूरका जैसे लोक नृत्यों को लोगों ने नेशनल सिंबल के रूप में बदल दिया। भाषा ने भी, देखिए लैंग्वेज टू, है ना, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दी। रूस के जो कब्जे में जो एरिया थे वहाँ पे पोलिश भाषा को हटा दिया गया, वहाँ पे उनकी जगह रूसी लैंग्वेज को लगा दिया गया। देखिए, पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, हर जगह ला दिया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ जिसे जो है दबा दिया गया। इसके अनेक सदस्यों, ये जो विरोध हुआ था उसमें जो सदस्य थे उन लोगों ने भाषा को ही, लैंग्वेज को ही अपना आधार बनाया था। देखिए, यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, है ना। चर्च में आयोजन हुआ, जो शिक्षा दी जाती थी उसके लिए पोलिश भाषा का ही जो है इस्तेमाल हुआ। जो पादरी थे और जो बिशप्स थे उनको रूस ने जेल में डाल दिया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा दी, साइबेरिया जेल में भेज दिया। क्यों? कि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से वो कर दिया। देखिए, रिफ्यूजल टू प्रीच रशियन। अब पोलिश भाषा जो है वो कैसे देखी जाने लगी? अब पोलिश भाषा जो है या उसका इस्तेमाल करना जो है वो रशिया के डोमिनेसी के विरुद्ध एक संघर्ष यानी स्ट्रगल का सिंबल माना जाने लगा।